So welcome Mayank to my channel. थैंक यू So आप बताएंगे मयंक कि कैसा रहा आपका जर्नी? सर 2020 में मेरा रैंक जो था वो काफी पीछे आ गया था, जितना मतलब मैं उस समय भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद मेरे पास तीन ऑप्शंस थे एक्चुअली। एक तो ये था कि ड्रॉप लेके फिर से गेट के लिए तैयारी करूं, एक एनआईटी में एडमिशन ले लूं एमटेक के लिए, और एक ऑप्शन था कि कैप जेमिनाई जहां मेरा प्लेसमेंट हो चुका था ओके। उसको ज्वाइन कर लूं। पर सर एनआईटी में मैं एमटेक कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 2020 में मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी गेट के पेपर में। हम्म। मैं जब एनालिसिस किया तो पता चला कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत इजी थे, हम्म। और वो मैं गलत कर दिया था उसमें। ओके। तो इसलिए ये तो था कि गेट एक बार और देना ही है, हम्म। और उसमें इम्प्रूव होगा ही करके। हम्म। सर फिर मैं 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपनी जुलाई में, थोड़ा लेट हो गया था। हम्म। सर फिर मैं पूरे जो सब्जेक्ट्स थे, पूरे 10 सब्जेक्ट्स, उसकी एक लिस्ट बनाया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में जो मेरे को लगता था हम्म। उसमें। फिर मैं एक एक करके स्टार्ट किया, और जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आता था उसको या तो मैं अपने पुराने नोट्स से देखता था, या अगर उसमें भी ठीक से नहीं समझ में आता था तो यूट्यूब में लेक्चर्स मिल जाते थे सर। ओके। तो एक्चुअली मैं जितना तुमको, क्योंकि मैं उस समय से जानता हूँ, तो हम लोग हमेशा कनेक्टेड ही रहे हैं। तुम बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा शेयर करते रहे हो। तो मतलब मुझे लगता है कि तुम और भी बेटर डिजर्व करते थे। बट जितना भी अभी अच्छा रैंक आया है, मतलब इसके साथ अब पॉजिटिवली हम लोग को आगे बढ़ना है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा हम लोगों को कुछ बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जो जो आप तुमने किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपने बनाया डिफ़िकल्टीज़ का, तो हम लोग को पहले वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए जिसमें हमारा कमांड अच्छा है, सो दैट आप एक मिनिमम स्कोर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स है उसमें आपके 5 to 6 सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं, मतलब आप इतना तो इंश्योर हो जाते हो कि आपके 40-50 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अब बचे हुए 50 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है एक स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है, जैसे कि जो थर्ड ईयर में देने वाले हैं और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उनको बेसिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ने चाहिए। लाइक नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, है ना, और डिजिटल हो गया। तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स और प्लस मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये 4-5 सब्जेक्ट्स के साथ अगर वो अपने गेट के थर्ड ईयर पे जाते हैं, अगर इस एक साल में अगर वो पूरे सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और उनको लगता है कि कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स के साथ जाना है, तो ये 5 to 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसके साथ वो जा सकते हैं। तो इससे अच्छी बात ये हो जाएगी कि वो लोग अपना एक मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, और उसके बाद फिर फाइनल ईयर में एक अच्छा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। और जो लोग एक साथ, अगर अभी क्योंकि टाइम तो हमारे पास है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम पूरे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो पूरे सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करके अपना गेट का जो थर्ड ईयर का जो है वो दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए, हमको अपना 100% दे के ही थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देना चाहिए। इसको एज अ टेस्टिंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% दोगे और उसके बाद आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद आप अपने फाइनल ईयर में उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मयंक, अब हाँ सर। हाँ मयंक, तो रिवीजन वगैरह के लिए जैसे आप कैसे मैनेज किए रिवीजन, कितना इम्पोर्टेंट है और आप कैसे रिवीजन करते थे? सर रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जब मैं शॉर्ट नोट बनाया था तो वो उतना अच्छे से हो नहीं पाया था। मतलब अच्छा नहीं लगता था कि सिर्फ फॉर्मूला देखो, उसके पीछे का कुछ स्टोरी, क्योंकि एक बार लगता था कि पूरा एक साथ ही देखना चाहिए। तो मैं जब इस बार स्टार्ट किया था तो शुरू से ही एक हैंडबुक जैसा बना लिया था मैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट जैसे होते गए। तो 1000 पेजेस में मेरा पूरा 10 सब्जेक्ट्स हो गए थे। मैं उसी को बार बार देखता था, शॉर्ट नोट नहीं देखता था। अच्छा, मतलब शॉर्ट मतलब नोट तो एक बनाया ही बार नहीं भी तुम्हें कंप्लीट एक किया एक काइंड ऑफ तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, सबका अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट होता है। तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बना जरूर था, बट वो काइंड ऑफ एक बुक ही बन गई थी कि हाँ, अब वो बुक है तुम्हारे पास जो पूरे 10 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। उसको देख के मेरे ख्याल से पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो। तो हैंड बुक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो सबकी अपनी स्ट्रेटजी था। हाँ होती है, सर, तो मैं मयंक की ये अल्ट्रा स्ट्रेटजी थी। और मयंक, तुम जी टेस्ट सर, मैं सीरीज को अल्ट्रा कैसे, शॉर्ट नोट हाँ, टेस्ट सीरीज को आप सर कैसे यूटिलाइज करते लास्ट थे? में।
मैं सितंबर में स्टार्ट किया था। और मतलब पहले टॉपिक वाइज पूरे कंप्लीट कर लिया था, एक एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होते थे उसके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाइज भी जो थे वो। फिर सितंबर एंड तक ये हो गया था। अक्टूबर में मैं सर सब्जेक्ट वाइज और जो कंपोजिट सब्जेक्ट से टेस्ट होते हैं वो दिलाया था। हम्म। सर फिर मैं जनवरी में मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था और 40 मॉक टेस्ट सर मैं दिया था ओके। सर। और जिस दिन टेस्ट रहता था वो मतलब वो पूरा दिन डेडिकेटेड टेस्ट के लिए ही रहता था कि बाद में उसका एनालिसिस पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो बहुत था, हाँ, बस जो मिस्टेक्स हो रही थी वो नहीं होनी थी। तो जैसे तुम बोले कि 1000 पेज का तुम्हारा हैंडबुक बना था, तो उसको रिवाइज करने में तुमको कितना टाइम लगता था? सर शुरू से मैं मतलब उसी को पढ़ रहा था। मैं अपने अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स जनवरी में बनाया था, एक उम्मीद बैच करके आप लोगों का आया था हाँ हाँ हाँ। सर। तो 7 डेज में वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जा रहे थे, तो मैं उसको देखता गया और अपने वो जो हैंडबुक जैसा था उसमें पहले टिक किया। हाँ। फिर उस एज एन अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स लास्ट के एक वीक के लिए बनाया था सर। ओके ओके, मतलब बाद में अल्टीमेटली आपको एक मतलब अल्ट्रासाउंड नोट्स की ज़रूरत तो पड़ी, क्योंकि वही 1000 पेजेस को गेट के एक दिन पहले या 2 दिन पहले तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस समय के लिए एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सभी स्टूडेंट्स को केयर करना चाहिए कि एक नोट्स बना रहे हैं तो इतना भी मतलब ऐसा भी ना बन जाए जो रिवीजन करने में ही अपने आप में 1 वीक ले। तो एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जो 1 या 2 दिन में आपके पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि हम लोग मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा था तुम लोगों को, या ईएमटी? सर दोनों दोनों ही पढ़े पढ़ाए हैं। हो ना तुम? अच्छा, दोनों ही पढ़े हो तुम तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे आपने मतलब कितना वेटेज आपने दिया था, और कैसे प्रिपेयर किया इसको थॉरोली? क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया, फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ा, और लास्ट टाइम आपने फिर कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू किया? सर ईएमटी जब मैं ऑफलाइन आपसे पढ़ रहा था सर, तो वो 10 डेज की क्लासेस हुई थी, 8 आवर्स डेली होता था ओके। सर। तो वो तो 10 डेज था, मैं उसमें मतलब क्लास में आने के पहले और क्लास से जाने के बाद ईएमटी ही पढ़ता था हाँ हाँ और कुछ नहीं पढ़ता था, क्योंकि ईएमटी से कॉलेज टाइम से ही एक फियर था हाँ हाँ सर। तो 10 डेज में हो गया था मेरा। हाँ तो हाँ प्रैक्टिस बुक भी थी, वो आप जो ब्रेक देते थे बीच में हाँ। उसमें हो जाता था सॉल्व ओके। जितने क्वेश्चन हाँ हाँ। आप करते। और फिर कम्युनिकेशन के सर लिए? सर कम्युनिकेशन की भी मैं ऑफलाइन क्लास में ही किया था पहले आपसे हम्म। सर। उसमें प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आती थी वो रैंडम वेरिएबल्स में ही आती थी, तो हाँ उसके डाउट्स भी मैं बहुत सिली वाले पूछ लेता था आपसे हाँ सर। फिर बाद में ये हुआ कि रैंडम वेरिएबल्स मेरे को मतलब पूरा आता तो था और क्लास में भी सब समझ में आता था, क्वेश्चन जो डिस्कस होते थे। हाँ। पर नाइट क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उसमें अच्छे से नहीं हो पाते थे हम्म। सर। तो मैं फिर आप जो पब्लिश किए थे बुक तो हम्म फॉलो किया, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस है हम्म। सर। तो मैं मतलब एक चैप्टर के एक टॉपिक में फोकस करके पहले उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया, हम्म। फिर ऐसे एक एक टॉपिक कवर होते गए रैंडम वेरिएबल्स में। ओके, तो ये लास्ट ईयर जो सेल्फ प्रिपरेशन जब तुम किए, तो फिर ये सब्जेक्ट्स में मतलब और कैसे अच्छा कमांड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लगा कि वही पुराने नोट्स को ही देख लिया, या कुछ एक्स्ट्रा आपने प्रिपरेशन की? सर ईएमटी के लिए तो नीड नहीं थी, क्योंकि ईएमटी अच्छे से आता था। हम्म। बाकी कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको ही फॉलो करता था, मतलब मेरे को समझ में आता था तो मैं फिर तो दूसरा देखा नहीं अच्छा। सर। और मैं आपसे डिस्कस भी किया था, तो आपका एक कम्युनिकेशन में मैराथन था, हाँ हाँ। तो उससे एक दिन वो सेशन लिखा था और उसके अगले दिन कम्युनिकेशन के पूरे क्वेश्चन, ओके तो पेपर के पहले हो गया था। ओके। सो मतलब आपका जो वीक पॉइंट रहा इस पूरे एग्ज़ाम में, है ना, गेट 21 में, वो क्या था? कि मतलब किस रीज़न से तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम हुए? क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ था जिसकी वजह से, मतलब कोई सिली मिस्टेक्स थे या कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग था? क्या लगता है? सर इसके पीछे दो रीजन थे, जितना मैं अभी तक एनालिसिस किया हूँ। एक तो ये था कि जब एग्जाम शुरू हुआ था तो उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो
बन ही नहीं रहे थे मतलब। तो बहुत सारा टाइम उसमें थोड़ा टाइम निकल गया था ओके। प्रैक्टिस करने के बाद भी टेस्ट में। हाँ हाँ। तो और उसके एक दिन पहले इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर अच्छा गया था, तो एक्सपेक्टेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर से ज़्यादा थी। ओके। पर शुरू में थोड़ा अच्छे से नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, तो मैं नर्वस हो गया था थोड़ा। हम्म। फिर मैं अपने आप को काम डाउन किया, और लास्ट लास्ट के जो क्वेश्चन थे सर, कम्युनिकेशन वगैरह के कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन थे हम्म। सर। इस अटेम्प्ट में कम्युनिकेशन और ईएमटी लगभग पूरे क्वेश्चन बने हैं ओके ओके। तो मतलब मेन सर। हाँ, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा वीकनेस रह गया? क्या लग गया? सब्जेक्ट सब ठीक था, बस उसी 3 घंटे में मैनेज नहीं हुआ? हाँ सर, सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा उतना अच्छा नहीं है। हम्म। मतलब उसके क्वेश्चन समझ में आते हैं, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता उतना अच्छे से। ओके ओके। तो और सिली मिस्टेक दोनों ही अटेम्प्ट में हो ही गई थी। हाँ हाँ। अवॉइड करने की कोशिश किया, तब तक जल्दी हो गया था। ओके, तो क्या लगता है कि एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मतलब तुम जब मतलब तुम 2 बार गेट दिए हो, और मतलब लास्ट टाइम भी गेट दिए और इस बार भी 2 बार गेट दिए, तो एक कॉमन मिस्टेक जो तुमको लगा वो है सिली मिस्टेक, आई थिंक, है ना? तो ये एक्यूरेसी को तुम क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? सर मैं क्वेश्चंस पढ़ने का अपना जो थोड़ा टाइम था उसको इंक्रीज कर दिया था, कि क्वेश्चंस अच्छे से ही पढ़ना है। और फिर उससे मतलब अब सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। इस पेपर में मेरा सिर्फ -0.33 है, ओके और लास्ट ईयर मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ओके। सिर्फ वही है कि क्वेश्चंस मैं अच्छे से पढ़ता था, और उसमें से जो कुछ भी लिखने का है गिवन वाले पॉइंट्स, हाँ। उसको भले ही उसमें थोड़ा टाइम चला जाए पर सेफ रहता है वो। ओके ओके। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि देखो, 3000 रैंक या 5000 जो भी आपका रैंक था, है ना, मतलब थोड़ा पीछे रैंक था इनफैक्ट, तो उस पीछे रैंक से इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया अपने रैंक में। और आज के डेट में ये जो रैंक है वो एक डिसेंट रैंक है, क्योंकि नंबर ऑफ आईआईटीज़ बहुत सारे हैं, और मेरे ख्याल मयंक को मैं जितना जानता हूँ, मयंक का जो मन है वो एमटेक का ही है। तो वो एमटेक की तरफ जाना चाहता है, तो ये रैंक एक काफ़ी अच्छा रैंक है जिससे वो एक अच्छे आईआईटी में एमटेक में एडमिशन ले सकता है। तो आपको भी ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी ऐसे हैं जिनका रैंक 3000 4000 ऐसा आया है, और वो थोड़े डीमोटिवेटेड है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप ऐसे स्टूडेंट का एग्जांपल रख सकते हैं जो मोमेंटम लूज़ नहीं होने दिए, और मेरे को लगता है कि अपना मोटिवेशन बनाए रखे और प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए, और जो आपका एक्चुअली गोल है उसकी तरफ आप बढ़े, और ऐसा बढ़ना चाहिए सभी को। और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो बीच में मिलती है उन सभी को ग्रैब करने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। वी डोंट नो कि आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है या किसी भी पीएसयू के पार्ट नहीं है, तो हमको ये नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उस एग्ज़ाम के लिए हमको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, वो हमारे प्रिपरेशन में ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बस आपको उस एग्ज़ाम के लिए जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वही आपको उस 15 से 20 डेज़ में या 1 मंथ में पढ़ना होता है। बाकी अगर आप प्रिपेयर हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट, है ना, तो फिजिक्स उसमें पढ़ना था, तो वो एंटायरली डिफरेंट टाइप का पीएसयू एग्ज़ाम होता है। लेकिन बाकी सारे पीएसयू कहीं ना कहीं, जैसे बार्क का एग्जांपल लें, हम लोग इसरो का एग्जांपल लें या एचएएल का एग्जांपल लें, तो ये सभी लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अराउंड ही हैं। जो आपने जो आज तक पढ़ा है उसी में से ही आना है आपको, तो इसलिए उन सारे सब्जेक्ट्स का टच में रहना ज़रूरी है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखो कोई भी चीज़। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ताकि वो क्लास के बाद जब गेट का रिजल्ट आ जाए तो उसमें अगर आपका अप टू द एक्सपेक्टेशन रैंक नहीं आता है या स्कोर नहीं आता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सको उस नोट्स के साथ।
सो मयंक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। और आप जो भी एडमिशन लोगे ना वो मतलब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर जब पोस्ट गाइडेंस प्रोग्राम होगा तो आपसे मैं वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करने के लिए आपको दोबारा कॉल करूँगा। तो आप आइएगा और स्टूडेंट्स को एनलाइट करना उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस टाइम पे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चलो गेट करना था, गेट कर लिया, अब कुछ स्कोर आना था वो आ गया, अब नेक्स्ट क्या, कहाँ अप्लाई करें कहाँ नहीं करें। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा गाइडेंस करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग जो लोग इस बार, अभी तो मैं रैंकर्स को बुला रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ जो स्टूडेंट हैं जो पुराने जो आईआईटीज़ में हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा अपने चैनल पे, नहीं तो फिर क्रिएट्रिक्स के चैनल पे। और वहाँ पे हम लोग फिर पोस्ट गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखेंगे जो अभी रैंक लाए हैं, ठीक है। जी सर। तो थैंक यू थैंक यू सर। मयंक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।